नमस्ते। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। जो मैं मैटर दे रही हूँ वो आपके एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल है। तो आज जो हम लोग हैं वो आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि राजनीतिक भूगोल का यूनिट नंबर 6 एकात्मक एवं संघात्मक राज्य कर रहे हैं। इसमें दो राज्य शामिल है, एकात्मक और संघात्मक। हम दोनों ही देखेंगे कि एकात्मक राज्य क्या होता है और संघात्मक राज्य क्या होता है, बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये राज्य है क्या, क्यों एकात्मक और संघात्मक राज्य है। तो राज्य जो है वो अपनी स्वरूप, अपने प्रकृति, अपनी जनसंख्या, जनता, भौगोलिक क्षेत्र, इन सब का एक क्षेत्रीय विस्तार होता है। और वो किस तरह का है, वहां शासन किस तरह, एकात्मक राज्य और संघात्मक राज्य ये शासन प्रणाली है। तो वो शासन किस तरह का है वहां पे उस राज्य में, वही एकात्मक और संघात्मक राज्य तय करते हैं। अब एकात्मक है या संघात्मक ये कैसे तय होगा? किसी भी राज्य के प्रशासन का मूल स्रोत उसकी शक्तियां होती है कि राज्य में सरकार को कितनी शक्तियां मिली हुई है और वो कितने भागों में विभक्त है। शक्तियां केंद्र में संग्रहित है या बंटी हुई है या किस तरह की है, वो संघात्मक और एकात्मक राज्य होते हैं। अब अगर सारी शक्तियां केंद्र में संगठित है तो वो एकात्मक राज्य है, और अगर शक्तियां बटी हुई है, कुछ केंद्र के पास है कुछ राज्यों में बटी हुई है, तो वो संघात्मक राज्य है। अब हम अलग अलग देख सकते हैं कि कौन से राज्य एकात्मक है और कौन से संघात्मक है, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे एकात्मक राज्य क्या होते हैं और उनकी प्रकृति क्या होती है, वो किस तरह एकात्मक राज्य कहलाते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी। तो सी एफ स्ट्रॉन्ग ने एक डेफिनेशन दी है। किसने? सी एफ स्ट्रॉन्ग ने एक डेफिनेशन दी कि एकात्मक राज्य वह है जो केंद्रीय सरकार में संगठित होता है। सारी शक्तियां जो है वो केंद्रीय सरकार में संगठित रहती हैं, अर्थात जो शक्तियां विभिन्न क्षेत्रों की हो वो भी केंद्र द्वारा प्रशासित होती है और उसी के निर्णय पर संपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं। संपूर्ण शासन केंद्र के इच्छानुसार चलता है और अन्य जो भी राज्य हैं या जो उसके उपभाग हैं उनको सेल्फ डिसीजन का पावर नहीं होता है। तो एकात्मक राज्य की मुख्य विशेषता सभी राज्य और प्रांतों को केंद्र के अधीन करना है। एकात्मक राज्य क्या है? अपने अधीन जितने भी प्रांत है उनको अपने पावर में लेना है, अपने कंट्रोल में लेना ही एकात्मक राज्य है। एकात्मक प्रशासन में केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है, केंद्रीय कार्यपालिका और न्यायपालिका ही सर्वोच्च होती है, मतलब जो कुछ है वो केंद्र है। केंद्र सरकार राज्यों या प्रांतों को, सरकारों को अपने स्तर का नहीं मानती है और वो निर्णय लेने वगैरह में केंद्र पर निर्भर होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे देश हैं जहां एकात्मक सरकार है। कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, टर्की, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, इस तरह के ये जो देश हैं वो एकात्मक राज्य वाले हैं। एक्चुअली क्या है, एकात्मक छोटे राज्यों के लिए सही रहता है क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र में, तो केंद्र का कंट्रोल छोटे राज्य पे इजी रहता है। वहां खर्चा भी कम रहता है, कार्यकलाप कम रहते हैं और प्रशासनिक खर्च कम रहता है, इन सबको संभालना भी इजी रहता है। अब ब्लिस ने एकात्मक राज्यों की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो एकात्मक राज्य में 4 विशेषताएं उन्होंने बताई है कि ये राज्य छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनको कंट्रोल करना इजी रहता है। भारत जैसे बड़े देश के लिए एकात्मक शासन रखना मुश्किल है क्योंकि सारे कितने इतने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनको कंट्रोल में करना केंद्र सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो प्रांतों में बटे हुए होते हैं। राज्यों का क्षेत्र संगठित होना चाहिए, यानी कि दूर दूर नहीं होना चाहिए, विस्तृत नहीं होना चाहिए। जो भी राज्य के प्रांत है वो संगठित होने चाहिए और ये अपेक्षाकृत कम सघन बसा हो, ज्यादा नहीं। तो
जनता को कंट्रोल करना इजी है। और एक ही मूल एरिया होना चाहिए, उसका मूल क्षेत्र या मूल स्थल, कोर एरिया एक होना चाहिए। इस तरीके से ये एकात्मक राज्यों की विशेषताएं हैं। अब ज्यादातर संघात्मक राज्य, एकात्मक राज्य का है यूरोप में, तो काफी सारे जैसे डेनमार्क है, बेल्जियम है, इटली है, फ्रांस है, ये एकात्मक राज्य हैं, छोटे हैं इसलिए एकात्मक होना चल जाता है। और काफी सारे देशों ने एकात्मक शासन को अपनाया, जिनमें लैटिन अमेरिका के सभी मध्य अमेरिकी देश जो है वो एकात्मक है। दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, बोलीविया, पैराग्वे भी एकात्मक शासन वाले हैं। अब अफ्रीका के पूर्व के राज्य और अरब देशों में भी एकात्मक शासन है। नाइजीरिया में भी एकात्मक शासन है। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा एकात्मक राज्य है। और फिर दक्षिण पूर्वी मलेशिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब एकात्मक राज्य। यहाँ पर सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो राष्ट्रपति में होता है। उनके बाकी जो नीचे शक्तियां हैं, सरकार है, उनको कम कंट्रोल मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे देश हैं जिनमें एकात्मक शासन है। अब एकात्मक शासन किस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो एकात्मक राज्य जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक तो सेंट्रलाइज्ड, जो केंद्रीय शक्तियां जो है सारी सेंटर में होती, एक होते हैं हाईली सेंट्रलाइज्ड और एक होते हैं एडजस्टेड। केंद्रीकृत वह एकात्मक, एक सामान्य एकात्मक राज्य है जिनमें सारी शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र में होता है। और सामान्यतया इन राज्यों में जनता है वो एक रूप होती है, इसलिए वहाँ वो केंद्र में विश्वास करती है। और इसके लिए कई उत्तरदायी का, कभी कोई सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी होते हैं तो कभी जातिगत। अगर एक ही जाति के लोग हैं तो भी केंद्रीकृत शासन सफल रहता है। एक ही धर्म के लोग हैं तो, एक ही भाषा संस्कृति के लोग हैं तो, इस तरह में एकात्मक शासन कार्य कर सकता है। इनमें सामान्य तौरतया एक ही मूल स्थल होता है और ये प्रौढ़ावस्था में अपने राज्य होते हैं। फिर है अत्यधिक केंद्रीकृत, यानी कि हाईली सेंट्रलाइज्ड, और इनमें जातिगत विविधता, क्षेत्रीयगत विविधता होते हुए भी सारी शक्तियां उनको नियंत्रित करने के लिए केंद्र के पास है। अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ये लड़ पड़ेंगे, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए सारी शक्तियां टाइटली केंद्र अपने पास रखता है। और इस तरह के जो देश हैं वो सामान्य तौर पे साम्यवादी होते हैं, एक पार्टी प्रभुत्व वाले, या फिर तानाशाही होते हैं। एक ही पार्टी का रूल हो, एक ही पार्टी मेन हो, जब कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। तो एकात्मक राज्य सफल रहता है। तानाशाह होते हैं, वहां एकात्मक राज्य सफल होता है, एक ही तो राज्य होता है, एक ही शासक होता है। और चीन जो है वो सबसे बृहत साम्यवादी शासक वाला देश है और एकात्मक राज्य है। फिर है एडजस्टेड, यानी कि समायोजित। वहां एकात्मक राज्य है जिनमें समूह और क्षेत्रों को समायोजित कर दिया गया, अधिकारों के अनुरूप उनको परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे छोटे छोटे राज्य बन के एक देश बनता है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड में है। तो अब वेल्स का प्रभुत्व रहता है, स्कॉटलैंड उसमें नगण्य होता है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट है, कुछ शक्तियां इसके पास है, कुछ शक्तियां इसके पास है, पर होल एंड सोल सेंटर होता है। तो ये हुए एकात्मक राज्य। आई होप आपको एकात्मक राज्यों की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। उसके बाद आते हैं संघात्मक राज्य। अब संघात्मक राज्य यानी कि फेडरल स्टेट्स। फेडरल जो है वो लैटिन भाषा के फेडेरिस से निकला है, जिसका कि अर्थ होता है लीग या संघ। तो अर्थात अनेक प्रांतों का संघ होता है और अनेक कार्यों में वो स्वतंत्र भी होते हैं और कुछ कार्य जो है वो केंद्र संपन्न करता है। एरिया के कुछ शक्तियां संघों को मिलती है और कुछ शक्तियां केंद्र अपने पास रखता है। जैसे इसमें क्या है कि शक्तियों का विभाजन होता है और लेकिन संविधान सर्वोच्च रहता है और एक संघीय न्यायपालिका होती है। तो ब्लिट्ज ने इसको अपने शब्दों में ये बताया कि संघात्मक ढांचे में एक केंद्रीय सरकार होती है जो राज्यों के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करती है और अनेक समान विषय हैं, जैसे रक्षा है,
या विदेशी संबंध है, संचार है, इनको केंद्र अपने पास रखता है, बाकी सबको राज्य में बांट देता है। तो इस तरह ये है कि कुछ देश के लिए जो मुद्दे होते हैं वो केंद्र सरकार के पास रहते हैं, जो देश के हित के लिए होते हैं, और कुछ राज्यों को दे दिए जाते हैं, जैसे विकास के मुद्दे हैं, और कहीं कोई कंस्ट्रक्शन है छोटे मोटे, वो राज्यों को भी शक्तियां दी जाती कि वो अपने राज्य की जनता पे अपने हिसाब से निर्णय ले। अगर राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सेंटर उसका निराकरण कर देता है। हालांकि संघात्मक राज्यों की देन जो है वो अमेरिका की देन है, पर यूं देखें तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। क्योंकि देखिए भारत में पहले जो गण राज्य व्यवस्था थी, बहुत सारे गण थे, और उनके अंतर्गत छोटे छोटे ये चलते, जैसे सम्राट है, पूरे भारत का सम्राट एक होता था, लेकिन उसके अंदर अलग अलग प्रांत होते थे। तो वो प्रांत डायरेक्ट अपने राज्य उस क्षेत्र में तो अपना शासन करते थे, लेकिन उत्तरदायी सेंटर के प्रति होते थे। तो ये सारी चीजें, ये जो फेडरल सिस्टम है हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है। और संघात्मक शासन उन राज्यों के लिए भी उपयुक्त है जहां विभिन्न धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं। संघात्मक शासन लचीला भी होता है, थोड़ा कठोर भी होता है, क्योंकि वहां विकास करना होता है, तो स्थानीय विकास स्थानीय शासन के हिसाब से किया जा सकता है। अगर बड़ा देश है, बड़ा राज्य है, तो केंद्र सरकार के लिए मुश्किल है कि वो उसको कंट्रोल करे, तो वो शक्तियों का विभाजन कर देते हैं कि हर व्यक्ति अपना अपना, या हर राज्य संघ अपना अपना काम करे, और टोटली वो उत्तरदायी होते हैं केंद्र के प्रति। अब संघात्मक राज्यों के भी अपने अपने प्रकार हैं। तो कुछ संघात्मक राज्य जो हैं वो आपसी लाभ पर आधारित रहते हैं कि एक दूसरे के लाभ को ध्यान में रखते हुए संघ बनते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में अपनी विशेषताएं होती, हर क्षेत्र में इनफैक्ट अपनी अपनी विशेषता होती है, दूसरे से कोलैबोरेट उसको करना पड़ता है। एक ही राज्य ऐसे देश है जहाँ अलग अलग समुदायों या अलग अलग भाषाओं के लोग भी रहते हैं, कब तो वो अपने हितों के हिसाब से संघ बना लेते हैं, तो वो संघात्मक शासन हो जाता है। और कई बार एक ही भाषा के लोग रहते हैं, पर उनको अन्य चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो संघ बना लेते हैं, तो अपना हित आपसी हित तय करते हैं। और फिर है आपसी समझौते पर आधारित संघात्मक राज्य। तो जैसे क्या करते हैं, हमारा ही देश है, एक स्टेट किसी चीज में अच्छा है, दूसरा स्टेट किसी चीज में अच्छा है, तीसरा स्टेट किसी की, और उस पर टोटल कंट्रोल केंद्र का होता है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, इन सबको अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो लड़ पड़ेंगे, जबकि इन पर सब पर सेंट्रल का कंट्रोल रहता है कि हाँ तुम अपना काम करो, बस लड़ना नहीं है, लड़े तो मैं हूँ संभालने के लिए। तो इस तरीके से, और कुछ शक्तियां हमारे देश में क्या है, केंद्र सरकार ने रख रखी है, कुछ शक्तियों को राज्यों को बांट रखा है। जैसे जो देश की रक्षा के मुद्दे होते हैं वो सेंटर ने अपने पास रखे, विदेशी जो शासन है, विदेशों से जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो स्टेट ने, ये क्या, सेंटर ने अपने पास रखे। इसी तरह अगर विदेशी व्यापार है या बड़े बड़े मुद्दे हैं वो सेंटर ने, और बाकी जो वो स्टेट्स में बांट दिए, अपने प्रांतों में बांट दिए हैं। तो इस तरीके से फिर तीसरा आता है केंद्रीकृत संघात्मक शासन। इसमें क्या होता है कि मेन शक्ति जो है वो केंद्र की होती है, और राज्यों को छोटे छोटे कम इंपॉर्टेंस वाले कार्य दे दिए जाते हैं, जबकि मेन विकास का काम सेंटर अपने पास रखता है। फिर है आरोपित संघात्मक राज्य, यहाँ पर थोपा गया होता है। कुछ संघ ऐसे जहाँ संघात्मक स्वरूप वहां के निवासियों की इच्छा के विरुद्ध या बिना पूछे ही लागू कर दिए जाते हैं, उनके हितों को देखते हुए। अल्पमत के शक्तिशाली होने से भी शेष पर अपनी इच्छा आरोपित करते हैं, और आखिर में जाके फेडरल बन जाता है। तो आरोपित संघात्मक राज्य सामान्य तौर पे सक्सेस नहीं रहता है, पर
हाँ बन जाते हैं। अब आता है संघवाद का भौगोलिक पक्ष। तो संघवाद व्यवस्था अधिक भौगोलिक है क्योंकि इसका मूल आधार जो है प्रादेशिक व्यवस्था है, जो कि प्रत्येक देश में होती है। भूगोल का आधार भी क्षेत्रीय विविधता और संघात्मक व्यवस्था का ही है। विविधता में एकता स्थापित कर उनमें आपसी सहयोग, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना इस व्यवस्था का अंग होता है। तो भौगोलिक जो है उसमें इसका एक लाभ यह भी है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए पूरक का कार्य करता है। और इसमें कृषि जो है, जैसे कि कोई क्षेत्र कृषि में मुख्य होता है तो कोई खनिज संसाधन में मुख्य होता है, पर खाली कृषि वाला कृषि से काम नहीं चला सकता, उसको खनिजों की आवश्यकता होती है। खाली खनिज वाला खनिज से काम नहीं चला सकता, तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो ये जो संघात्मक है ये सह अस्तित्व को विकसित करता है, तभी सफल रहता है। अब उसके अन्य कुछ विशेष कारण है, जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में विविधता होती है जिसकी वजह से संघ बनते हैं। फिर उनको सामाजिक एकत्व में लाने के लिए भी संघ बनाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा, क्षेत्र और धर्म के लोग होते हैं, तो उनको संघ में एकता लाने के लिए संघ में रखना होता है। फिर संघात्मक राज्यों की एक विशेषता ये है कि वहां दोहरा शासन होता है। क्या सेंट्रल, कुछ चीजों में सेंट्रल का कंट्रोल होता है, केंद्र का कंट्रोल रहता है, और कुछ में राज्यों को शक्तियां दी जाती है। तो हर जगह पे दोहरा शासन चलता है। जैसे हमारे ही देश में ले लीजिए, राज्य अपना राज्य सरकार भी है और कुछ मुद्दों में केंद्र सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल भी रहता है। और ऐसे में क्या होता है, राज्य और केंद्र मिलकर आर्थिक प्रगति का प्लानिंग मिलके बनाते और प्रगति की तरफ अग्रसर होते हैं। और जैसे मूल रूप से क्या है, संघात्मक शासन में मूल भावना क्या है, विविधता में एकता। ये संघात्मक शासन की मूल व्यवस्था है। तो क्या होता है कि संघात्मक शासन जो है एकात्मक शासन की अपेक्षा अधिक सफल रहता है, अधिक विकसित करता है, वहां की जनता अधिक विकसित होती है। तो इस तरीके से, हालांकि ये कोई मापदंड नहीं है, पर कहा जाता है। तो आज के लिए हमारा एक यूनिट और पूरा हो गया। आई होप मेरे वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like and share my videos. Thank you.